यहाँ आप देखेंगे कि हम फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस, पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्रोफेसर श्याम नारायण सिंह, और आज स्पेशल डिमांड बीपीएससी वालों की कि सर इससे संबंधित एक क्लास बनाइए आप। तो अब देखेंगे कि हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और क्वेश्चन सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम जो भी इस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। बट मैं बताना चाह रहा हूं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही लिमिटेड वीडियोस रखी हुई हैं। हमारा ऐप है, उस ऐप के ऊपर अराउंड 2000 वीडियोस हैं, 2000 वीडियोस हैं। और बीपीएससी के लिए स्पेशली हमने ये क्लास स्टार्ट किया है, जिसको सिलेबस वाइज हमने थ्योरेटिकल क्लास डाली है। उसके बाद आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्लास के अलावा हम क्वेश्चन सेशन को लेके आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे की डिमांड है सर क्वेश्चन सेशन लेके आइए सर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा DB8 है। आप 1 2 3 4 5 6 7 देख चुके होंगे, ये 8वें नंबर का है। अब जो लेवल हमने बीपीएससी के टीजीटी का लेवल रखा है आप क्वेश्चन सेशन के अंदर, यही सेशन जब तक इनका एग्जाम नहीं होता, क्वेश्चन सेशन का लेवल हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, उनको देखना है, क्योंकि आप दो भी एग्जाम है, DSSB हो या यूपीटीजीटी का हो या EMRS का हो, सबका लेवल लगभग सेम है। बस क्या है कि उनके पैटर्न चेंज है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आज हमने यहाँ बीपीएससी का एक लोगो भी लगाया है, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। और हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जिससे पूछोगे आप कि सर बुक कौन सी पढ़ रहे हो, किसकी बुक पढ़ रहे हो, तो सब लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर श्याम नारायण सिंह की बुक पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा ये डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव बुक है ये वाली, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बुक है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, और बाकी आप देखेंगे करीब 12 या 13 किताब बुक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के हमारी बुक्स हैं, जिसको बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लोग उसको पढ़ते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। किसी भी स्टेट में चले जाइए आप, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, इवन आंध्र प्रदेश चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, हिंदी भाषियों के अलावा ही बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर इस बुक को बहुत प्रेफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि पूरी हमने मेहनत से बनाया गया, एक एक शब्द हमने अपने रखे हैं इसके अंदर। और पूरे जितनी फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं उसको पढ़ने के बाद हमने उसको तरीके से रखा है। और अब जो बुक आने वाली है, बट बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बुक आएगी तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो शायद वो ऐसा ना करें। मेरे पे आज फ़ोन भी आया, मेरे पास बनारस से फ़ोन आया कि सर मैं यहाँ पर दुकान पे खड़ी हूँ, अब वो किताब नहीं आई है अभी। मैंने ये बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम पास में है। बीपीएससी वाले जितने हैं, बिहार पब्लिक सर्विस, वो बुक ले लीजिए आप, और हमारे इस ऐप से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब से अनगिनत लोगों ने यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपको पहचानना होगा तरीके से, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, बट क्वालिटी समझ में आनी चाहिए आपको कि यार कैसे, कहाँ पर सही हमको मिल सकता है, कौन सी बुक बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि हमेशा पढ़ते समय आपको बुक का सिलेक्शन, टीचर का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी किताब बहुत अच्छी है, बट आप जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, लोग खुद बताते होंगे आपको। ठीक है, और तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम पहली स्लाइड पे आते हैं। हम पहला हमने लिखा है कि प्रश्न सत्र शारीरिक शिक्षा में बीपीएससी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर। और नीचे लिखा है यह प्रश्न पत्र शारीरिक शिक्षा के संबंध में बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको शुभकामनाएं इस टेस्ट के लिए, है ना। आपके जवाब देखे जाएंगे इसके अंदर। आगे देखेंगे आप सेम इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन हमने रखा हुआ है कि क्वेश्चन सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन डिजाइन स्पेशली फॉर बीपीएससी इन फिजिकल एजुकेशन। दिस क्वेश्चन सेशन also important for all rest of competitive exam with respect to the physical education. All the best to you for this particular test. माँ सरस्वती को नमन सबसे पहले, है ना। आगे चलते हम नेक्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 आया। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विषम है, इसमें विच वन इज ऑड। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में अलग क्या है। आप देख रहे होंगे कि स्टेपीज जो लिखा है नीचे, यहीं पर स्टेप्स यहां भी लिखा हुआ है,
सेम वही इंग्लिश का मैलियस मैलियस लिखा हुआ है, इनकस इनकस लिखा है, मेस्टॉइड मेस्टॉइड लिखा हुआ है। तो याद रखना, जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सोचेंगे कि इस मैलियस की हिंदी पढ़े, हम मेस्टॉइड की हिंदी पढ़े, तो काम नहीं बनेगा। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हमारे फिजिकल एजुकेशन में ऐसे हैं जिनको आपको स्वयं वैसे का वैसा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इन चारों में से अलग क्या है, अलग क्या है, जवाब मेरे सामने आ रहे हैं, बट मैं सॉरी चाहूंगा कि आज मैं उस स्क्रीन को नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को कई बार साइड की स्क्रीन क्यों देखते हैं आप, तो साइड की स्क्रीन के ऊपर बच्चों के आंसर आ रहे होते हैं, सबने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, जो ए आंसर दे रहा है बिल्कुल परफेक्ट ए आंसर जवाब सही है इसका। मगर समझना जरूरी है कि ये है क्या चारों चीज, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर मेन यही चीज है कि जो क्वेश्चन आता है चारों ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा आपको, और उन चारों ऑप्शंस के अंदर और नई चीज समझने में आएगी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं मैं बता रहा हूं, सुनने की जरूरत है पहले तो आपको, कि भाई ये जो हड्डियां लिखी हुई हैं ये अस्थियों के नाम है। पहले ये अस्थियां कौन सी हैं, इनकस मैलियस स्टेपिस, ये स्टेप्स क्या है, ये मध्य कान की हड्डी है, ये उनको मैं पिक्चराइजेशन में दिखाऊंगा भी मैं आपको। इनका एक छोटे से बड़ा क्रम भी आता है एग्जाम के अंदर, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो हमेशा मैंने आपको कई बार समझाया भी है, ये आपको जानने की जरूरत है कि जब भी ऐसा आता है तो यहां देखेंगे, उसको मैं समझाऊंगा आपको मैं। ये देखेंगे आप कि जब भी आप याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक आपने देखा होगा सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड बहुत छोटा होता है ना, तो एस से स्टेप्स, उसके बाद आई से इनकस और एम से मैलियस। ये तरीका समझ लेना, मैं तरीका समझा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में, ये कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है। इस बढ़ते हुए क्रम के अंदर ये नाम लिखे गए हैं, मध्य कान की हड्डियां होती हैं, ठीक है, मध्य कान की हड्डी होती है। अब एक चीज और है, इनको क्या है कि ये नाम जो दिए गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, मध्य कान की हड्डियां ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑसिकल्स, ये बोला जाता है, ऑसिकल्स बोला जाता है, ठीक है। जो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर सेम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले टीजीटी चाहे यूपी का हो या हरियाणा का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, आपका उड़ीसा का हो, सब जगह क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं। तो ऑसिकल्स बोला जाता है, ऑसिकल्स का मतलब होता है मध्य कान की अस्थियां, हड्डियां, उनके छोटे से बड़ा क्रम ये लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये स्पेशल आकार की होती हैं हड्डियां, स्पेशल किसी आकार की हड्डी होती हैं, वो आकार क्या होता है उसको याद करने का तरीका याद रखना आपको। आप इसको उल्टा हैज लिख दीजिए, HAS लिख दीजिए, हैज, HAS। H से हो गया, आप देखेंगे H से हैमर, H से हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी। A से एनविल, एनविल का मतलब निवाई, देखा होगा जो मोची होता है ना, मोची का वो जो औजार होता है इस तरीके का होता है, मोची का औजार देखा होगा जिसके ऊपर जूता रख के पीटता है वो, है ना। और ये हथौड़ी है, हथौड़ी कैसी होती है भाई, देखा होगा आपने, ये हथौड़ी होती है ऐसी। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं स्टिरअप। स्टिरअप का मतलब वो जो देखा होगा घुड़सवार जब घोड़े पे बैठता है तो दोनों पैरों को फंसा के रखता है जिसके अंदर, वो किस टाइप के होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ये कुंडा, ये स्टिरअप। तो भाई कहने का होता, मैलियस का आकार हैमर जैसा होता है, इनकस का आकार एनविल मतलब निवाई हिंदी में बोलते हैं, और स्टेपिस का मतलब स्टिरअप मतलब कुंडे टाइप का होता है, ठीक है। ये इनके क्या है, उनके शेप हैं, ऐसे आकार होते हैं जिसके कारण एग्जाम में ये आता है कि हैमर आकार की कौन सी हड्डी होती है मध्य कान की, एनविल आकार की कौन सी होती है, स्टिरअप कौन सी होती है, इनका बढ़ता हुआ क्रम। अब दूसरा देखेंगे आप,
जब कान में आवाज आती है अंदर कान के अंदर, सबसे पहले कान के पर्दे पर आवाज टकराती है। पर्दे के बाद ध्यान रखना है, पर्दे के बाद अगला जो पॉइंट आता है कि भाई किसके पास कौन सी हड्डी पहले होती है, वो हड्डी ये होती है फर्स्ट, ये हड्डी पहले। आवाज जो गई कान के पर्दे के बाद मैलियस से टकराएगी जाके, मैलियस के बाद इनकस पे टकराएगी और फिर तीसरे पे टकराएगी। ये क्या होता है, जो वाइब्रेशन आवाज की आती है धीरे धीरे आगे बढ़ाती है वो। तो आप देखेंगे ये जो इनकस मैलियस ये मध्य कान की हड्डियां हैं ये, बट मैस्टॉइड मध्य कान की हड्डी नहीं है। मैस्टॉइड आपने देखा होगा, ये जो हमारा क्रेनियल बोन्स होती है खोपड़ी की, खोपड़ी में क्रेनियल बोन्स में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डी होती हैं। उस हड्डी में टेम्पोरल एक इधर होती है, किधर होती है, कर्णपट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो हड्डियां होती हैं इसी के पास ही मैस्टॉइड प्रोसेस होता है। जैसे मुंह को मैं चला रहा हूं, ऊपर नीचे मुंह कर रहे हैं हम, तो यहां पर प्रोसेस होता है मैस्टॉइड के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यहां पर आप देखेंगे मैस्टॉइड प्रोसेस। एक यहां पर प्रोसेस, जहां प्रोसेस लिखा आ गया इसका मतलब हल्की हल्की गति हो रही है वहां पर, मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिलेगा मैस्टॉइड प्रोसेस क्या था आगे की स्लाइड्स के अंदर, आगे की स्लाइड्स के अंदर मैस्टॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा, यहां पर होता है। उसके बाद और कुछ चीजें भी बताऊंगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा हाथी कान, मतलब कान जो होते हैं इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हाथी कान बोला जाता है। वो इसी मैस्टॉइड हड्डी जो होती है इसके अंदर क्या आता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण हड्डी सूजने लग जाती है और यूं करके बड़ा कान हो जाता है, हाथी कान बोलते हैं। क्योंकि इस मैस्टॉइड हड्डी जो अंदर होती है, बोलते हैं कि 1000 में से 1 या 2 लोगों में ऐसा होता है कि पानी के अंदर डुबकी मारे तो पानी जब देखा कान में घुसता है तो हम ऐसे करते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, या कुछ कपड़ा लिया यूं कान में डाला तो सोख लेता है, पानी बाहर आ जाता है। मगर कईयों का ऐसा होता है कि पानी अंदर जाने के बाद इस हड्डी के पास यहां जाकर रुक जाता है और वो रुक बाहर नहीं निकलता है, और ये क्या होता है, यहाँ जख्म मतलब इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर क्या होता है, वो पानी सड़ने लग जाता है और यहाँ पर कान के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसके कारण ये कान सूजने लग जाता है। इसलिए डॉक्टर उन सबको मना कर देता है भैया आपको पानी के अंदर डुबकी लगा के नहाना नहीं है। अब आगे देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये मैस्टॉइड मैंने क्या रहा, ये भी हड्डी हमारे कान के पास की है, मगर मध्य कान की हड्डी नहीं है। मध्य कान की हड्डियां ये है इनकस मैलियस स्टैपिस, जिनको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे सबसे छोटी, मैंने क्या बोला, सिम कार्ड छोटा सा होता है तो सबसे छोटा स्टैपिस, सिम, ये देखिए सिम कार्ड, स्टैपिस सबसे छोटी, उसके बाद इनकस, उसके बाद मैलियस, ठीक है। उसके बाद इनके नाम क्या होते हैं, मैंने कहा हैज लिख दीजिए उल्टा, हैमर, एनविल, स्टीयरअप, उनके आकार देख लीजिए कैसे आकार होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आकार भी। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे मैस्टॉइड की बात करिए। फिर मैंने क्या बोला कि भाई जब हवा कान के अंदर से आवाज जाती है तो सबसे पहले किस हड्डी पर जाती है, वो मैलियस पे आती है। मैलियस हिलती है धीरे धीरे, वाइब्रेशन करती है, वो वाइब्रेशन जाके इनकस के पास जाता है, इनकस के स्टैपिस के बाद तब आपको सुनाई देता है, हाँ कुछ सुन रहे हैं, है ना। उसके बाद इसी के बगल में ही स्टैपिस हड्डी के बगल में क्या होता है, एक लैबिरिंथ होता है गोल सा। आपने सुना होगा, हमने जब केवीएस का एग्जाम दिया था 2099 के अंदर दिया था हमने, 1999 में, तो क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है। उसमें ऑप्शन था हाथ, आंखें, कान, पैर। तो उसका आंसर क्या था, कान था। कान हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। वो कैसे बनाता है, कान के अंदर जो लैबिरिंथ होता है उसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम एंडोलिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, देखेंगे आप, उसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड। ये एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है। एक ही बोर्ड पे इतनी चीजें आ गई हैं। एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, वो तरल पदार्थ आराम से अंदर मूवमेंट करता है। अगर वो हिल जाए तो आपको चक्कर जैसे आने लग जाएंगे। इसलिए नर्तकी जो लोग होते हैं क्या करते हैं, इस फ्लूइड को कांस्टेंट करके रखते हैं, ज्यादा हिलने नहीं देते। खूब चक्कर काट लेंगे, उनको चक्कर आते नहीं, देखा होगा आपने,
उनको नहीं आएंगे चक्कर, मगर हम एक दो चक्कर भी घूम लें तो चक्कर घूमना लगेगा, क्योंकि वो फ्लूइड हिल जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, अगला स्लाइड लेके आऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, हम इसको मैंने सेव कर लिया स्लाइड को। तो अब इसका आंसर आप अपने आप बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा अलग है। साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहां पर कि भाई ये जो मेस्टॉइड है, ये जो हमारा क्या है, मेस्टॉइड है, हमारा मेस्टॉइड जो है वो हमारा इसका आंसर है। ये दिस इज द आंसर, ये आंसर है। बट इसको अच्छी तरह आप समझना, आगे पिक्चराइजेशन में देखना है आपको, देखने की जरूरत है आपको। तो यहां देखेंगे आप अगली स्लाइड पे, एक्सप्लेनेशन को मुझे एक्सप्लेन यहां करना था, मैंने वहां कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे आप, ये देखिए आप पहले ये देखेंगे ऑसिकल्स कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हमने बताया ऑसिकल्स, ये कहा गया ऑसिकल्स। और ये देखेंगे ये कान का, यहां से हवा आएगी, यहां से आवाज आ रही है, ये आवाज आ रही है, ये कान का पर्दा है। यहां पर ये देखेंगे कान का पर्दा, कान के पर्दे के बाद मैलियस आती है हड्डी, है ना, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। सबसे पहले मैलियस, फिर इनकस आती है, फिर स्टेप्स आती है, उसके बाद आगे जाता है। ये देखेंगे ये जो चीज बनी है ये है लैबरिंथ, वेस्टिबुलर बोलते हैं इसको हम, लैबरिंथ, अभी समझ में आएगा आपको। ये क्लियर हो गया। अब ये देखेंगे हड्डियों के आकार, देखिए आप, ये लिखे हुए हैं मैलियस, हथौड़ी जैसी, ये देखिए निवाई, जो मोची अपनी चमड़े को पीटता है जिसके ऊपर, ये देखिए। उसके बाद स्टेप्स, कुंडे आकार की, यहां देख सकते हैं आप। उसके बाद यहां देखेंगे इसके अंदर साफ से लिखा मैलियस, हैमर, इनकस, एनविल, स्टेप्स, स्टीयरअप, ये सब उसी का आकार बना बना के दिखा दिया गया है। और यहां लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, क्या लिखा हुआ है कि द मैलियस ट्रांसमिट द मोशन ऑफ द वाइब्रेशन टू द इनकस। मैलियस जो होता है, आवाज जो बाहर से आवाज आ रही है उसके वाइब्रेशन को इनकस के पास भेजता है, नंबर 2 के पास, इनकस के पास। और फिर क्या लिखता है, द स्टेप्स एम्पलीफाई ट्रांसपोर्ट द साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो मैलियस होता है नंबर 2 इनकस, इनकस क्या करता है, वो स्टेप्स के पास आवाज भेजता है। और ये स्टेप्स क्या करता है, यहां देखेंगे जो साउंड आ रही है आवाज, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे आपको क्या कोई बोला जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, आप अभी सुन रहे होंगे, वो सब यहीं पर यही प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर, ये ईयर कैनाल है, ये देखिए यहां से आवाज, अंदर आवाज घुसती है, ये हमारा ईयर पिन्ना होता है। ईयर पिन्ना को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता। मैंने इससे पहले क्लासेस में बताया है, वेस्टिजियल का मतलब जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या क्या होते हैं, ईयर पिन्ना एक, ये आईब्रो, ये देख रहे हैं आप, ये का कोई काम नहीं है, 2 हो गया। तीसरा हमारा अपेंडिक्स, फिर टॉन्सिल, ये क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। एग्जाम कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं आपको नोट करने हैं, और बीपीएससी वालों को 100% नोट करते चलना है। क्वेश्चंस इस टाइप के दिए और रखे हुए मैंने, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, मैंने तरीके से बहुत चीजें समझाया, वो समझ में भी आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे देखने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, आप देखेंगे, ये देखिए सेम वही बता रखा, देखिए आवाज आ रही है, देखो ये दिखा रहा है, देखो आपको कैसे कैसे ये देखो हिल रहा है, और ये आवाज चली गई अंदर तक, ये लिखा हुआ है, देखिए आवाज आ रही है, साउंड आया, ये पर्दे पे टकराया, ये अंदर हड्डियों, तीनों हड्डी पे टकराया, और ये करके आवाज निकल के आ गई है। यहां देखेंगे पहले क्या हुआ, मैलियस, इनकस, स्टैपिंज, है ना, ये हिंदी भाषियों के लिए। कर्ण, अस्थि, ऑसिकल्स को कर्ण, अस्थि, कान की हड्डी। यहां पर देखेंगे आप, इधर देखना है, सेम वही चीज दिखा रखा है, वाइब्रेशन कैसे जा रहा है ये अंदर। ठीक है, ये मैं वही पॉइंट बता रहा हूं जिसपे, क्योंकि अपना तो एक्सपीरियंस आपको पता है कि बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। जब मैंने बताया कि हमने कभी 99 में एग्जाम दिया है ना, तो आज से 24 साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से एग्जाम में कैसे से क्वेश्चन आते हैं, नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्लेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में कैसे आते हैं, तो वो समझना है। तो ये आपको दिखाया डायग्राम मैंने, ये क्लियर हुआ। आगे देखना, कान की संरचना को बता रखा है, देखिए मैलियस, इनकस, और मैं जो बोला वेस्टिब्यूलर नब, वेस्टिब्यूलर, ये जो दिख रहे हैं आप, ये आपने जो देखा, यहां देखने की जरूरत है, ये वाला पोर्शन, ये मैं ये येलो कर देता हूं, मैं इसको समझने में आसानी रहेगी। ये आप देखेंगे, ये पीला, ये इसको बताना चाह रहा हूं मैं।
यहां पर वो देखे वेस्टिबुलर लिखा हुआ है, ये वेस्टिबुलर नर्व ये यहां। अगली स्लाइड में आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि मैं एंडोलिम्फ फ्लूइड बताना चाहता हूं, एंडोलिम्फ फ्लूइड कैसे काम करता है ये देखेंगे। अगला नेक्स्ट आपको देखने की जरूरत है। अगला आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये वही वेस्टिबुलर उठा रखा है हमने, ये कान के अंदर, ये देखिए ये फ्लूइड घूमता हुआ दिखा रहे हैं, ये देखिए यहां पर देखेंगे ये व्यक्ति जो है सिर को ऊपर नीचे कर रहा है, देखेंगे आप ये नीचे कर रहा है तो ये देखो तरल पदार्थ ये आ रहा है, ये एंडोलिम्फ फ्लूइड है, ये अगर हिल गया तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, केवीएस के अंदर क्वेश्चन आया था 1999 में, अगस्त में एग्जाम होता, मुझे अच्छी तरह याद है, तब क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाता है। ये देखा आपने, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये देखिए, इसको कोकेला बोलते हैं हम, इसके अंदर ये वेस्टिब्यूल है, आप देखेंगे यहां पर ये हमारा वेस्टिब्यूल है, ये ठीक है, ये देखा आपने। तो इसके अंदर ये देखिए, ये सब ये जो देख रहे हैं अब ये लाल लाल सा, ये फ्लूइड है, एंडोलिम्फ फ्लूइड है, ये घूमता है इसके अंदर तरल पदार्थ। ये अगर डिस्ट्रीब्यूट अगर हिल गया तो आपको चक्कर जैसे आने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब आता मैस्टॉइड हड्डी की बात करी हमने, मैस्टॉइड। अब देखेंगे मैस्टॉइड हड्डी यहां पर ये देखेंगे, ये देखिए हमने बताया वो मैस्टॉइड हड्डी भी ये पास में ये बनी हुई है, देखिए ये मैस्टॉइड हड्डी है, ये ऊपर से तरफ से ये जो निचला जबड़ा हमारा जाके वहीं अड़ रहा है, वहीं कान के नीचे मैस्टॉइड हड्डी होती है यहां पर, वो दिखा रहा है, ये देखिए मैस्टॉइड हड्डी, ये रही मैस्टॉइड हड्डी, ठीक है। ये देखेंगे मैस्टॉइड की खोपड़ी को अगर ऐसे खोला गया, ये देखिए नीचे के जबड़े को अलग और ऊपर को अलग किए तो मैस्टॉइड ये रही आपकी, ठीक है। यहां देखेंगे, आपने सुना होगा नेक मसल किसे कहते हैं, जो पूरे सिर का गर्दन का पूरा भार उठा के रखती है, क्या होता है? स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल। ये देखिए स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल, क्यों? क्योंकि इस मैस्टॉइड हड्डी से जुड़ी हुई है यहां पर, और नीचे आके तो मैस्टॉइड, तो देखो ये देखेंगे आप, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड तीन भाग में बांट दिया, मैस्टॉइड हड्डी से जुड़ी, क्लीडो मतलब क्लेविकल से जुड़ी है, क्लेविकल आप दिखाएंगे अभी, आप देखना इसको, ये क्लेविकल हड्डी से जुड़ी है, क्लेविकल, ये देखिए क्लेविकल हड्डी से यहां जुड़ी हुई है, क्लेविकल हड्डी से आप, ठीक है। तो आपने देखा ये आपकी किससे जुड़ी है? क्लेविकल हड्डी से जुड़ी हुई है, ये क्लेविकल हड्डी जुड़ी है, और एक भाग इसका सामने स्टर्नम से जुड़ा होता है, स्टर्नम से, स्टर्नम के जो मैन्यूब्रियम होता है ऊपर वाला भाग, उससे जुड़ी हुई होती है। तो ये देखो जुड़ी होगी, इसमें भी देखो जुड़ी हुई है ऊपर मैन्यूब्रियम भाग, इसलिए इसका नाम है स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड। स्टर्नम से, क्लेविकल से और मैस्टॉइड से जुड़ी रहती है हड्डी, और इसका ओरिजिन और इंसर्शन भी यहां बता रखा है। देखिए आप, इंसर्शन भाग कौन सा? ये इंसर्शन भाग है। इंसर्शन वाला भाग कौन सा होता है? जो गति करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा लीवर का, फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल क्या है? हेड मारने के अंदर यही काम कर रही है ये मसल, ठीक है। उसको देखना, लीवर वाली वीडियोस को हमने पब्लिक कर रखा है, उसको देखने की जरूरत है। ये क्लियर हुआ? आगे चलते। अब मैंने बताया था मैस्टोडाइटिस हो जाता है, आइटिस, ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप देखेंगे? मैस्टॉइड आइटिस। आइटिस, जहां आइटिस लग गया मैंने समझाया क्या होता है। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, दर्द, जलन, सूजन, लालपन आ गई, ये देखिए कान के, बच्चे के कान के इधर मैस्टोडाइटिस हो गया, इसको कान बड़े बड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा? अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। ये कई चीज मैंने कम से कम नहीं भी तो 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अगला देखते हैं हम, ये देखेंगे आप, पहले पिक्चराइजेशन को देख सकते हैं आप, ठीक है। पूरी अच्छी तरह इसको समझाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बीपीएससी वाले ध्यान से सुनेंगे, एकदम बिल्कुल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन, उनका लेबल हमने वही रखा हुआ है। क्वेश्चन यह है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब गड़बड़ है जोड़ा, मतलब इन चारों में से कोई ना कोई चीज गलत लिखी हुई है। तो पहला क्या बोलता है? नॉकआउट टूर्नामेंट, इसे सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहा जाता है।
सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही लिखा है। नॉकआउट टूर्नामेंट को सडन डेथ भी कहते हैं, नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, नॉकआउट को ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं। सडन डेथ का मतलब क्या होता है? सडन डेथ, हार गए, बाहर, खत्म। नॉक आउट, नॉक का मतलब आउट, नॉक करो और आउट कर दो। दरवाजे को नॉक करते हम देखा होगा आपने, नॉकआउट। ओलंपिक सिस्टम इसलिए बोला कि ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक जो सिस्टम में टूर्नामेंट्स होते हैं उसे नॉकआउट इसी बेस्ड होते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये नंबर 1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर बोलता है n-1/2 पहले दौर में मैचों की संख्या की गणना करने का सूत्र बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड जो भी जुड़ा हुआ है, आप हमारे अगर ऐप से जुड़े हो तो सीधे टूर्नामेंट के फोल्डर में चले जाइए, टूर्नामेंट को समझिए। 101% क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा, बीपीएससी के अंदर भी, ईएमआरएस में भी। तो आप देखेंगे ये गलत है, क्योंकि भाई अगर पहले राउंड के कितने मैचेस होने हैं उसके निकालने का सूत्र ही क्या है? n माइनस नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। जितनी टीम है, मैंने कहा भैया 17 टीम है, पहले राउंड में कितने मैच होंगे? तो 17 बाई कितनी होंगी? 17 के अंदर 15 बाई होंगी। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखा जाता है, तो 17 माइनस 15 बटे 2, 2 बटे 2, एक मैच होगा पहले राउंड में। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, आप जाकर उस वीडियोस को देखिए। नॉकआउट टूर्नामेंट की वीडियोस को बहुत आसान तरीके से समझा रखा है कि एक 6ठी क्लास का बच्चा अगर सामने बैठा तो उसको कैसे समझा सकते हैं, उस तरीके से समझाएगा, उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है। फिर लगा प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में 8 मैच खेले जाते हैं। यहां देखने की जरूरत है भाई, यहां देखना है आपको कि फाइनल, मैंने लिख दिया फाइनल, सेमीफाइनल, सॉरी, यहां देखिए हमने लिख देता हूं मैं। पहला हमने लिखा फाइनल, फिर हमारा सेमीफाइनल, फिर हमारा क्वार्टर फाइनल, और फिर चौथा हमारा आ गया प्री क्वार्टर फाइनल। भाई ये क्वेश्चन किसका है? हमारा टूर्नामेंट से संबंधित क्वेश्चन है। फाइनल में कितने मैच होगा? 1 होता है। सेमीफाइनल में कितने मैच होते हैं? 2 मैच होते हैं। उसके बाद आप 2 की पावर में चलते चले जाइए, बस फाइनल में 1 होगा, उसके बाद 2, इसके अंदर 4, इसके अंदर 8, और आगे के पिछले राउंड में जाओगे तो 16, 32 ऐसे स्टार्ट होते जाएगा। पावर ऑफ 2 की घात के अंदर क्वेश्चन है। तो अब यहां पर इसने बोला है प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में 8 मैच खेलेंगे, बिल्कुल 8 खेले जाएंगे, ये लिखा हुआ 8 बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये भी सही हुआ। यदि 21 टीमें हैं तो राउंड की संख्या 5 होगी। बट राउंड निकालने का क्या होता है? राउंड निकालने के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है? नेक्स्ट पावर ऑफ 2। क्या मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, आप देखेंगे इसको, नंबर ऑफ राउंड को हम क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पावर ऑफ 2। नेक्स्ट पावर ऑफ 2। टीम कितनी बोल रहा है यहां पर? 21 टीमें बोल रहा है, 21 टीम्स बोल रहा है। 21 टीम है तो भाई नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा? भाई नंबर 1, 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे 32, ये है 32। क्योंकि 21 टीम है तो नेक्स्ट क्या आ रहा है? 32 के अंदर आप देखेंगे कि इसके ऊपर ये पावर क्या लिखी हुई है? 5। तो नंबर ऑफ राउंड 5 होंगे, ये है नंबर ऑफ राउंड 5 होंगे, बिल्कुल सही लिखा है ये भी। तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ इसके अंदर? गलत कौन सा है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बी इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हुआ? बी। इसका आंसर बी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। राइट, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप, हमने ये क्वेश्चन देखा, उसके बाद फॉर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको समझना है, हाँ
अर्चना आर्या बोले साउंड ठीक है, हाँ साउंड ठीक आ रही है, एक बार मैं चेक कर लूं मैं, देखेंगे आप। हाँ हमने ये क्वेश्चन देखा, उसके बाद फॉर एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको समझना है। बिल्कुल सही, आवाज ठीक आ रही है। अब आगे देखेंगे, हाँ यहां देखना है आपको एक्सप्लेनेशन। मैं एक छोटा सा एक फिक्चर बना के दिखा देता हूं और एक एक चीज जो क्वेश्चन पॉइंट थे उनको समझा देता हूं मैं, ठीक है। यहां देखते हैं, सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि भाई 11 टीम्स है, 11 टीम है, n इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखेंगे n इक्वल टू हमने कहा 11, n इक्वल टू 11। हमेशा टीम की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा कि भाई कितने मैचेस होंगे, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मैचेस इक्वल टू n-1 होता है, याद रखना। अगर 11 टीम है तो 10 मैच होंगे नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन भी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सेमीफाइनल में दोनों टीम हारी होगी उनके बीच में एक मैच और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो n-1, जब मैंने कहा थर्ड और फोर्थ, मतलब नंबर ऑफ मैचेस, अगर मैं बोलता हूं विद थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, n-1 प्लस 1, एक मैच और बढ़ गया। अगर 11 टीम में हमने थर्ड फोर्थ पोजीशन भी निकालनी है तो मैच कितने हो जाएंगे, 11 ही होंगे। नहीं तो नंबर 1 चीज क्लियर कर दी हमने, थर्ड फोर्थ विद थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, तीसरी और चौथी पोजीशन के साथ करना है आपको मैचेस की संख्या। नंबर तीसरा, नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बाइज, भाई जितनी टीम है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से घटा दीजिए, तो क्या करेंगे हम, देखेंगे यहां पर नंबर वाइज, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n। भैया 11 है तो नेक्स्ट पावर 2 क्या होगा, 16 होगा। 2 टू द पावर 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 64, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, 11 है तो 16, तो हमने क्या किया, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5 हो गया। ये नंबर ऑफ बाइज हो गया 5, राइट, नंबर ऑफ बाइज 5 हो गया। पूछे राउंड क्या होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर 4, नंबर ऑफ राउंड्स अभी भी मैंने समझाया था, नंबर राउंड। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 2 की 16 किस पे आया, आपको ध्यान देना है, 2 की पावर 4 लगाने पे 16 आया, तो ये जो 4 लिखा हुआ है नंबर ऑफ राउंड इक्वल टू 4 होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको कहां देखना है, जो ऐप से जुड़े हुए हैं, टूर्नामेंट्स का फोल्डर बना हुआ है, हर चीज का फोल्डर बना रखा है, जो समझना है आपको, एक एक चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके से समझा रखा है मैंने, बड़ी इजी लैंग्वेज में, खड़ी भाषा में, खड़ी भाषा में 5वीं क्लास का बच्चा समझता उस तरीके से समझाया हमने, ठीक है। तो वो समझने की जरूरत है। हाँ एक और चीज है, जो हमसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि मैं देखना बार बार एक ही चीज बोलना चाहता हूं, हमसे नीचे तो पट्टी चली रही है, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर आ रहा है, इस मोबाइल पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आप मोबाइल नंबर क्या दे रखा है, आप देखेंगे मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप करना है आपको, वो है 7983637880। इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपको ऑटोमेटिकली मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, और कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है, सब पता पड़ जाएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और नंबर ऑफ राउंड पता पड़ गया, नंबर ऑफ बाइज पता पड़ गया। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि पहले राउंड में कितने मैचेस होंगे, तो हमने क्या करना है, सीधे सीधे हमको, हाँ मैं नंबर 5वां आगे अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, मैं देखना है, ये समझना है आपको, अगली स्लाइड देखनी है आपको। मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में कितने मैच होंगे, है ना, उसका फॉर्मूला सीधे सीधे बताया था मैंने, क्या, n माइनस नंबर ऑफ बाइज बटे 2। हरियाणा के टीजीटी में एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये कई जगह क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो n माइनस नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। अब जैसे मैंने 11 टीम लिखी थी तो क्या आएगा, देखेंगे आप, n तो 11 है, नंबर ऑफ बाइज कितनी आई थी, 16 माइनस 11 किया था, 16 माइनस 11 किया था, 5 आई थी, माइनस 5 अपॉन 2, 11 में से 5 गए 6/2 इक्वल टू 3 मैच होंगे पहले राउंड में, 3 मैच। भाई नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी हमारी, 11 थी, राउंड्स कितने हो रहे थे इसके अंदर, 2 की पावर 4, 4 राउंड हो रहे थे, 4। तो आप देखेंगे यहां पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड हमारा क्या होगा, फाइनल होगा। ये फाइनल, ये सेमीफाइनल, ये क्वार्टर फाइनल, ये प्री क्वार्टर फाइनल। इसमें मैच कितना होगा, 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, प्री क्वार्टर फाइनल। बट ये जो प्री क्वार्टर फाइनल राउंड है यहां पर, क्योंकि इसमें 4 ही राउंड हो रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज किया जाएगा। तो फर्स्ट राउंड के अंदर मैच कितने होंगे, आपने क्या किया, 11, आपने देखा क्या नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए क्या भाई, जितनी टीम थी उसमें से आपने क्या नंबर ऑफ बाइज घटाया। तो भाई हम देखेंगे हमारी 11 टीम थी, 11 में से 5 गया बटे 2 किया, तो ये कितना निकल गया, 3 मैच होंगे फर्स्ट राउंड में। तो आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में कितने मैच हुए, फर्स्ट राउंड के अंदर आप यहां देखेंगे कि इस केस के अंदर 11 टीम है, तो पहले राउंड में 3 मैच हुए, दूसरे राउंड में 4 मैच, फिर 2 मैच, फिर या 1 मैच हुआ। सीधी सीधी बात है। और डिटेल में जानने के लिए आप टूर्नामेंट का फोल्डर को देखिए। ऑल द बेस्ट। इसको आप खींच सकते हैं, आप फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आंसर क्या था, मैंने बताया बी। आंसर की स्लाइड आ गई आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। ऊपर बोलता है क्रिकेट पद्मा ट्रॉफी, फुटबॉल बेगम मुमताज महल ट्रॉफी, फील्ड हॉकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, वॉलीबॉल पूर्णिमा ट्रॉफी। अब इसके अंदर एक गलत है, कौन सा मिलान सही नहीं है। यहां आप देख रहे हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। तो भाई क्रिकेट के अंदर महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम पद्मा ट्रॉफी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फुटबॉल के अंदर बेगम मुमताज महल लिखा है, गलत लिखा है, ये मुमताज गलत लिख गया। यहां पर क्या आना चाहिए था, बेगम हजरत महल ट्रॉफी आना चाहिए था, हजरत आना चाहिए था, हजरत। आपने देखा होगा अगर कोई अयोध्या से कभी गया हो या अयोध्या से बिलोंग करता हो, वहां अयोध्या के अंदर पहले क्या उसके जिले का नाम था, फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर बेगम हजरत महल का मकबरा है वहां पर, ठीक है। और अवध के नवाब की ये पत्नी थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक किया और उनको बंदी बना लिया अवध के नवाब को, तब बेगम हजरत महल ने पूरा बागडोर अपने हाथों में संभाल लिया अंग्रेजों के विरुद्ध। मतलब वो जो स्वतंत्रता का विद्रोह यहां से भी कहा जाता है, तो वो बेगम हजरत महल थी। उसका फील्ड हॉकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी होती है, बिल्कुल सही है। वॉलीबॉल पूर्णिमा ट्रॉफी होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। बास्केटबॉल देखेंगे प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी होती है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में जाएंगे, सबका पुरुष और महिलाओं की ट्रॉफी के नाम रखे हुए हैं, ठीक है। ये बुक ये जो बुक देख रहे हैं आप, ठीक है ना, सारी शिक्षा एक समग्र अध्ययन, इसके अंदर सब दे रखा है पीछे। ये डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव है, इसी का नया वर्जन आना है। बट मैं कह रहा हूं कोई इंतजार इसका ना करे, इसके इंतजार में ना रहे, नई बुक के इंतजार में। आपने किताब खरीदी, पढ़िए आप इसको, ठीक है। आपने बहुत अच्छी बुक है, लोगों ने किताबें निकाल दी इसी से देख देख के, इसी में से उतार के कट पेस्ट करके, ठीक है। बट ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बुक का रेफरेंस हर जगह हर किताबों में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा इसका आंसर क्या हुआ, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा फुटबॉल बेगम मुमताज महल, गलत लिखा हुआ है, ये हजरत महल होना चाहिए था, ठीक है। तो ये टूर्नामेंट्स के महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम, पुरुषों की राष्ट्रीय ट्रॉफी के नाम आपको पता होना चाहिए। पुरुषों की राष्ट्रीय ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी हो गया, फुटबॉल के अंदर आपका संतोष ट्रॉफी हो गया, हॉकी के अंदर आपका रंगा स्वामी कप हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और वॉलीबॉल के अंदर क्या हो गया,
MM जोसेफ मापा कट्टू ट्रॉफी हो गया, वो सब बुक में लिखा हुआ, आप जाके देखिए। आप जब तक आप, एक और चीज बता रहा हूं, कामयाबी का मंत्र सिर्फ यही है कि आप शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, कट शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। जिसने बना लिया वो कामयाब होगा, ये बता दे रहा हूं मैं। नोट्स अवश्य बनाइए। खाली कान में लीड लगा के सुन लिया आपने, वीडियो को देख समझ लिया, कुछ काम नहीं आएगा। यू हैव टू राइट, शॉर्ट नोट्स लिखिए, कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब बहुत ही कट शॉर्ट लिखना है। इसमें क्या लिखना है? कुछ नहीं, क्रिकेट पद्मा ट्रॉफी लिखना है बगल में, ठीक है। प्राचीन कालीन ओलंपिक 776 BC लिखना है, फालतू लिखना ही नहीं है कि प्राचीन कालीन ओलंपिक 776 BC में आयोजित हुए थे। तो लंबी लाइन नहीं लिखनी है, कट शॉर्ट में लिखना है। क्लियर हो गया? आगे चलते हम। तो आपने देखा इसका आंसर क्या है, बी है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसका आंसर बी आएगा। ये देखेंगे बी, आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, हमारा देख रहा हूं टाइम कुछ ज्यादा लग रहा है, और मैं अभी देख रहा हूं कि लगभग ये जो टाइम हमारा हो गया है 44 मिनट, 44 मिनट्स हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा मिलान सही नहीं है? ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दे रखी हैं। हमने पिछली क्लास पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की ली थी, उसमें एक एक डिफॉर्मिटी, शारीरिक विकृतियां क्या होती हैं भाई। कोई रोग हो जाए, किसी को मांसपेशी कमजोर हो जाए, हड्डी अपना आकार चेंज कर ले, तो क्या होता है, हमारे शरीर में डिफॉर्मिटीज होने लग जाती है, शारीरिक विकृति होने लग जाती है। तो इसमें पूछा है ये विकृति के साइंटिफिक नाम, बाउल लेग, जेनुवल्गम, काइफोसिस हंचबैक, क्लॉफुट पेस कैवस, लॉर्डोसिस स्वैबैक। इसमें से गलत क्या है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप देखेंगे बाउल लेग को हम क्या बोलते हैं, जेनुवरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनुवरम। तो यहां पर ये गलत दे रखा है, आप यहां देखेंगे इसको, ये जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, ये क्या होना चाहिए था, ये आपका जेनुवरम होना चाहिए था, ये वरम, जेनुवरम होना चाहिए था। इस आप बलगम की जगह वरम आना चाहिए था, VARUM होना चाहिए था, तो सही होता। बाकी सब, काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं, राउंड बैक बोलते हैं, क्योंकि अपर बैक की डिफॉर्मिटीज होती है। ये क्लॉफुट, पंजे में आ जाइए, चिड़ियों जैसा पंजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस कैवस या अंडर प्रोनेटर बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, मैंने बोला पेस कैवस, अगले उसमें दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले आप ये क्लियर होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। बाकी काइफोसिस को हंचबैक बोलते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। क्लॉफुट को पेस कैवस लिखा, सही लिखा है। लॉर्डोसिस को स्वैबैक, लॉर्डोसिस मतलब हॉलो बैक, ठीक है, कहा जाता है। तो आपने देखा कि बाकी सब कुछ सही लिखा है। हम आपको अगले इसमें स्लाइड में चीज को समझा देता हूं मैं, समझने की जरूरत है आपको। ये देखिए आप, हाँ, ये एक्सप्लेनेशन के लिए आप देखेंगे, आप ये डायग्रामेटिकली दे रखा है। ये नॉर्मल स्पाइन है, सीधी है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये घूम गया, ये सी शेप ले रहा हल्का सा, इसको बोलेंगे स्कॉलियोसिस। ये देखेंगे थोरेकिक स्कॉलियोसिस लिखा हुआ है यहां पर, ये देखिए आप, ये क्या लिखा है, थोरेकिक स्कॉलियोसिस लिखा हुआ है। स्कॉलियोसिस का मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी साइड में ऐसे झुक जाती है, सी शेप बनाएगी, सी बनाएगी या एस बनाएगी। यहां देखेंगे ये एस बना रही है, इसलिए कंबाइंड स्कॉलियोसिस, या इसको हम क्या बोलेंगे आप, डबल स्कॉलियोसिस, या क्या बोलेंगे, एस शेप स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस क्या होती है, हमारी स्पाइन लेटरल साइड में, लेटरल मतलब दाएं या बाईं तरफ झुक जाती है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन। क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन, लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन। किसको बोला हमने, स्कॉलियोसिस को बोला। मैंने बोला एक तो एक खाली सी शेप बन रहा है, एक में एस बनना है, सिंगल स्कॉलियोसिस, डबल स्कॉलियोसिस। ये होता है क्या, लेटरल का मतलब साइड में झुकती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आपने देख रहे हैं यहां पर काइफोसिस लॉर्डोसिस की बात कर रहा है यहां पर। एक और चीज, ये जो आप स्कॉलियोसिस देख रहे हैं, स्कॉलियोसिस को मापने का एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं स्कॉलियोमीटर। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्कॉलियोमीटर। क्या बोलेंगे हम, स्कॉलियोमीटर, या हम क्या बोलते हैं, एक और यंत्र होता है स्पाइनोग्राफ। स्पाइनोग्राफ बुक के अंदर पूरे इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखे हुए हैं, और अगर हमारे ऐप से जुड़ गए हैं
तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लासेस 5th नंबर का जो फोल्डर उसमें यही चीज समझा रखी है मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप, ये तो हो गया आपकी साइड में झुक रही है। अब ये पीठ, अब देखेंगे ये नॉर्मल स्पाइन है, ये क्या है, नॉर्मल, ठीक यो ऐसे करके हल्का सा आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बोला जाता है इसको। ये देखेंगे आप, ये काइफोसिस, ये क्या हो, पीछे राउंड बैक हो रहा है, ये घूम रहा है ये। और अपर बैक की इंजरी है, अपर बैक की क्या डिफॉर्मिटी थे, ऊपर की तरफ की, इसको बोलते हैं अपर बैक डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, आप देखेंगे राउंड बैक, और क्या बोलते हैं इसको, हंच बैक, ठीक है। और ये देखेंगे ये पेट, ये देखिए ये ऐसे आ गई, पेट निकल रहा है इसके अंदर, इसको बोलेंगे हम लॉर्डोसिस, या बोलेंगे इसको हम लॉर्डोसिस को क्या बोलेंगे हम, हॉलो बैक, और क्या बोलेंगे हम, स्वे बैक। ये देखिए ये तो हमने क्या स्पाइन बोला ना, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटी के टाइप्स हैं ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप एकदम। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे आप ये सेम वही दे रखा है, ये क्लैरिटी नहीं है, अगले देखेंगे आप। अब देखिए पंजे पे आ जाइए, पंजे पे आइए, फ्लैट फुट, जिस फ्लैट फुट में चपटा पांव, फ्लैट फुट कैसा होगा यहां देखने की जरूरत है आपको, कि फ्लैट फुट जो होगा ये ऐसा होगा, ऐसा पंजा होगा आपका, बिल्कुल इस तरीके का होगा। और उसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल फुट, नॉर्मल होता है, बहुत बड़े बोलते हैं भगवान ने बहुत अच्छा पंजा दिया इसको। एक होता है क्लॉ फुट, चिड़ियों का पंजा, किस चिड़ियों जैसा है, ये देखिए ये बीच में गैप आ गया, इसको हाई आर्क भी बोलते हैं, हाई आर्क, ये देखिए हाई आर्क, हाई हील है ना, हाई आर्क, हाई हील के नाम से भी जाना जाता है, इसको नोट करने की जरूरत है कि इसको हाई आर्क या हाई हील भी बोला जाता है, ठीक है। अगर इनके फ्लैट फुट को हम क्या बोलते हैं, पेस प्लेनस, नॉर्मल फुट को तो हम नॉर्मल है, ठीक है, और ये क्लॉ फुट को बोलेंगे पेस कैवस, पेस कैवस, ठीक है, पेस कैवस। और क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर प्रोनेटर, ठीक है। इसको हम न्यूट्रल प्रोनेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल फुट को न्यूट्रल प्रोनेटर, और इसको क्या बोलेंगे हम, अंडर प्रोनेटर, ये देखिए अंडर प्रोनेटर। ये फुट की डिफॉर्मिटीज आ गई आपके सामने, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा, पता पड़ा किसी को फ्लैट फुट है और वो जूता खरीदने के लिए गया, जूता पहना उसने और पहला 2-4 दिन के बाद पैरों में दर्द चालू हो गया, शिन पेन चालू हो गया, नी पेन चालू हो गया, बैक पेन चालू हो गया, एक्ली टेंडनाइटिस हो गया उसको। वो क्यों, क्योंकि बेस्ट सूटेड शूज नहीं पहना हुआ है। इसलिए जितनी ब्रांडेड कंपनी होती हैं उन तीनों पंजों के आधार पर 3 प्रकार के जूते बनाती है हर नंबर। एडिडास पे चले जाइए, पूमा चले जाइए, एसिक्स पे चले जाइए, जितनी ब्रांडेड कंपनी, वो आपके पैर का पहले टेस्ट लेंगे, जिसको टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, विट फुट टेस्ट। विट टेस्ट का नाम क्या है, विट फुट टेस्ट। ये टेस्ट लेंगे, विट का मतलब गीला, पैर को गीला करेंगे, छाप लगा के दे, और उसके अराउंड आपको वो आपको शूज पकड़ा देते हैं। और एसिक्स जो कंपनी, जापानीज कंपनी, उस दिन तो जूता देगी ही नहीं देगी आपको, बोलेंगे 1 हफ्ते बाद आइए, आपका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद जूता डिजाइन तैयार होता है, उसके अंदर का सोल, फिर आपको जूता प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपने देखा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब आपके काम के इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत है आप, ठीक है। ये देखेंगे आप, सेम उसी को दिखा दिया हमने, ठीक है। ये हाई आर के अंदर, इसके अंदर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इसने गुंजाइश दे दी है, जबकि यहां पर क्या होता है, गायब। क्लॉ फुट का मतलब चिड़ियों का पंजा, चिड़ियों के पंजे ऐसे ही होते हैं, अंदर से आर पार,
सींग निकल जाए आसपास, ठीक है। ये देखेंगे आप, फ्लैट आर्क, हाई आर्क, नॉर्मल आर्क, ठीक है। आगे चलते हैं हम, न्यूट्रल, प्रोनेटर, हमने इसको क्या बोला था, अंडर प्रोनेटर, सुपाइनेटर भी बोलते हैं इसको, सुपाइनेटर भी बोला जाता है, नोट कर लेना अंडर प्रोनेटर को, और ये ओवर प्रोनेटर होता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। और अभी यहां पर क्या रह गया, एक नौकनी देखेंगे आप, हाँ यहां पर आप देखेंगे नौकनी और एक बाउल है। नौकनी का मतलब दोनों सावधान की पोजीशन में दोनों घुटने ऐसे टकराएंगे, बाउ लेग में दोनों घुटने ऐसे भागेंगे बाहर के। बाउ का मतलब क्या था, बाउ का मतलब धनुष, धनुष इस तरीके से घुमा होता है धनुष, तो ये तो बो लेग हो गया, और ये हो गया नौकनी। भाई इस नौकनी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेनु वल्गम। याद करने का तरीका, व्यक्तियों को वल्गम ज्यादा बनता है तो भाई नौकनी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो जेनु वल्गम, और ये है जेनु वरम, इसका साइंटिफिक नेम जेनु वरम, जेनु वल्गम, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जितने बीपीएससी वाले मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही क्लासेस लगनी चालू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। डेली क्वेश्चन सेशन होंगे, डेली क्वेश्चन सेशन, बस उनको ज्वाइन कर लीजिए आपने एग्जाम तक, बस क्वेश्चन सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, बेड़ा पार, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का देखा आंसर, आपने देखा बाउल लेग, इसका आंसर है जेनु वल्गम लिख रखा है, आंसर का ये स्लाइड आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मिलान सही नहीं है। यहां बोलता है स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डी की चोट, कंकशन हृदय व छाती की चोट, स्ट्रिंगर्स तंत्रिका की चोट, स्प्रेन लिगामेंट की चोट। अब इसमें आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, विच मैच इज नॉट करेक्ट। ये आपकी इंजरीज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। तो देख रहा हूं मैं, कईयों ने जवाब बी आंसर दिया, ठीक है। श्याम सुंदर ने 4th ए का दिया, 5th का क्वेश्चन का आंसर 5th का बी दिया, ये है कौन, रॉबिन पवार नेहरा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर 5th का बी होगा, इसका बी होगा आंसर। भाई बी क्यों होगा वो भी समझने की जरूरत है कि ये बी आंसर क्यों होगा, ये बी आंसर क्यों होगा। एक एक चीज आपको आगे स्लाइड में समझ में आएगी, पहले यहां एक चीज समझनी है, पहले वो चीज समझ लीजिए, उसके बाद में एक एक चीज को समझाऊंगा, इंजरीज को समझ में आ जाएगा आपको। पक्का क्वेश्चन आएंगे इंजरीज के, क्वेश्चन आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, बीपीएससी वाले सुन ले, ईएमआरएस वाले सुन लें आप, उत्तराखंड वाले सुन ले, यूपी टीजीटी सुन ले आप, कोई भी एग्जाम है उस पर क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्या कह रहा है पहला स्लाइड आपका। आप यहां पर एक चीज समझनी है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने स्लाइड बनाई, यहां पर एक चीज देखना है आपको कि होता क्या है, कि पहले एक चीज देखना है, ये एक सपोज एक बोन आ रही है और ये दूसरी बोन आ रही है, 2 हड्डियां हैं। कोशिश होता है क्या है कि मैक्सिमम जो इंजरीज होती है जॉइंट के पास की इंजरीज होती है। अगर कोई पूछे खेलों में लगने वाली सबसे अधिक चोट, तो उसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रेन। और स्प्रेन भी सबसे अधिक कहां होगा, पैर के टखने में होगा, ध्यान रखना है, एंकल के अंदर, ठीक है। कोई पूछे फुटबॉल में सबसे अधिक लगने वाली चोट, स्प्रेन, ठीक है, सुनते चलना है अभी मेरे को, राइट। अब आप देखते हैं ये 2 हड्डियां हैं, पहले समझना है इंजरीज को। हमने क्या बोला, हमने बोला स्पोर्ट्स इंजरीज, इसके ऊपर ज्यादा लंबा नहीं जा रहा हूं मैं। स्पोर्ट्स इंजरीज क्योंकि क्या, सभी विशेषज्ञों ने, जो खेल चिकित्सा शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से इनको बांटा हुआ है,
ठीक है, मैं वो बांटने के क्लासिफिकेशन के ऊपर, वर्गीकरण पे नहीं जा रहा हूं, सीधे स्पोर्ट्स इंजरीज पे आता हूं। तो आप दो हड्डी हैं, होता क्या है इसको समझने की जरूरत है, इसका एनाटॉमी समझने की जरूरत है। इस हड्डियों के ऊपर आप देखेंगे ये ऐसे कार्टिलेजेस चढ़े रहते हैं, ये गद्दी नुमा हमारी क्या होती है, कार्टिलेजेस होते हैं। इसको हमने क्या बोला, कार्टिलेज। बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना लो, एक बार डायग्राम बना लिया आपको इंजरी क्लियर हो जाएंगी सब, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, एक कैप्सूल होता है, ऐसे देखेंगे आप, दूसरे कलर का मैंने बनाया, ये कैप्सूल होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप देखेंगे कि इसके अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, और इसको बोलते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, तरल पदार्थ, साइनोवियल तरल पदार्थ, ठीक है। क्लियर हो गया, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, ये इस हड्डी से ऐसे करके ये बांध रखा है, ये देखिए बांध रखा है, इस हड्डी से दूसरी हड्डी को बांध रखा है, ये जिसने बांधा है इसको बोलेंगे हम लिगामेंट, लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि बंध, ठीक है। और इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि, राइट। और इसके ऊपर आप देखेंगे, इसके ऊपर रहती है हमारी क्या, मसल्स रहती है, मांसपेशी, ये मांसपेशी, ये मसल चढ़ गई है, मसल हड्डी से जहां जुड़ी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, जो हड्डी से जुड़ी हुई है, जो हड्डी से क्या हुआ है, आप देखेंगे जो हड्डी से हमने जोड़ रखा है, हड्डी से जोड़ा हुआ ये टेंडन, ठीक है। और ये हमारा ब्राउन वाला पोर्शन क्या हो गया, ये हमारा मसल हो गई। भाई इन्हीं में तो चोटें लगती हैं, हड्डी में लगेगी, जॉइंट में लगेगी, लिगामेंट में, कार्टिलेज के अंदर, टेंडन के अंदर, मसल के अंदर चोट लगती है, ठीक है। अब एक और चीज समझना है, लिगामेंट की चोट कौन सी होती है, लिगामेंट की चोट मैं आप सबको येलो पॉइंट से लिख दे रहा हूं मैं, लिगामेंट की चोट को हम बोलते हैं स्प्रेन, मोच, हिंदी में बोलते हैं मोच। मसल की अगर चोट है, मतलब लिगामेंट जो अपनी एक सीमा से अधिक खिंच जाए या उसके तंतु टूट जाए, तो हम बोलेंगे स्प्रेन। और स्प्रेन भी तीन प्रकार की होती है, तीन कौन सी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है, सीवियर स्प्रेन है ना। लिगामेंट खिंच गई, बोलेंगे भाई माइल्ड स्प्रेन हो गया, तंतु कुछ टूट गए तब भी माइल्ड स्प्रेन, आधे तंतु टूट गए तो बोलेंगे सॉरी मॉडरेट, आधे तंतु टूट गए तो बोलेंगे भाई मॉडरेट स्प्रेन हो गया, पूरे टूट गए तंतु, उसके तंतु का मतलब फाइबर, तो उसको बोलेंगे सीवियर स्प्रेन हो गया इसको, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे, आपको ये बताया स्प्रेन मैंने। उसके बाद आता है मसल, मसल की चोट किसे कहेंगे, मसल अगर अपनी एक सीमा से अधिक खिंच गई तो बोला मसल पुल हो गया, क्या बोलते हैं, पुल, मसल पुल हो गई, मसल पुल हो गई, ठीक है। मसल के जो फाइबर्स हैं वो खींचने के बाद कुछ टूट गए तो हम क्या बोलेंगे भाई, स्प्रेन हो गया, स्प्रेन। तो स्प्रेन तो ये आ गया यहां पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं इसको मैं, कि वो हो गया आपका स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। स्ट्रेन किसकी चोट है, मसल की।
भाई टेंडन, मैंने यहां पर टेंडन लिखा है। टेंडन क्या होता है? मांसपेशी का एक भाग होता है, याद रखना, जो हड्डी से चिपका रहता है। हड्डी का सिरा वाला भाग टेंडन कहलाता है। तो भाई टेंडन मसल का भाग है। कोई बोले कि टेंडन के तंतु टूट गए, तब भी स्ट्रेन बोलेंगे आप, क्योंकि वो भाग मसल का है। तो ये स्ट्रेन भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है भाई, मांसपेशी के कुछ तंतु टूट गए तो बोलेंगे माइल्ड स्ट्रेन हो गया, आधे टूट गए तो बोलेंगे मॉडरेट स्ट्रेन हो गया, पूरे टूट गए तो बोलेंगे हमारा कि भाई ये सीवियर स्ट्रेन हो गया। तो आपने देखा मसल और लिगामेंट की। कार्टिलेजेस की जब बात करते हैं हम, कार्टिलेज की भाई कार्टिलेज कैसा होता है? एकदम जैसे शॉकर होता है स्कूटर के अंदर, कि वो आपको झटका नहीं लगने देता, सेम ये दोनों हड्डियों को टकराने नहीं देता है। और ये जो लुब्रिकेंट साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इसको गीला करते रहता है, मोबाइल की तरह, ग्रीस की तरह। ठीक है, और इसके अंदर इंजरी क्या होती है? सुना होगा आपने, मेनिस्कस। क्या इंजरी सुनी आपने? मेनिस्कस। भाई मेनिस्कस इंजरी हो गई, मेनिस्कस क्या होता है? नीचे से टीबिया की हड्डी की छत जो होती है वो मेनिस्कस कार्टिलेज की होती है, उसमें इंजरी होगी, मेनिस्कस इंजरी हो गई। और क्या होता है? एक सुना होगा आपने, मेनिस्कस इंजरी हो गई, एक होगा ACL, एक होता है PCL। ACL का मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, ये तो लिगामेंट हो गया। तो ये हमने कहा कार्टिलेज में बता रहा था मैं, तो ये ध्यान रखना, ये यहां पर नहीं है। ये किसकी इंजरी है? लिगामेंट की इंजरी है ये लिगामेंट की इंजरी है। ACL और PCL का होता है घुटने पे होती है, ध्यान रखना। ACL का मतलब आगे, PCL का मतलब पीछे, घुटने के आगे की तरफ की जो लिगामेंट होगी उसको बोलेंगे ACL, पीछे वाली को PCL बोलेंगे, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलेंगे। ये तो देखा आपने। अब आता टेंडन। इस टेंडन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ गया, संक्रमण आ गया, दर्द, जलन, सूजन, लालपन आ गया, तो इसको बोलेंगे टेंडनाइटिस। भाई जहां आइटिस लग गया इसका मतलब दर्द, जलन, सूजन, लालपन, राइट। उसके बाद अब देखो साइनोवियल फ्लूइड है ये क्या है? साइनोवियल कैप्सूल है। इसके अंदर दर्द, जलन, सूजन, लालपन आ गया तो इसको बोलेंगे हम साइनोवाइटिस हो गया, ये आ गया साइनोवाइटिस। अब एक चीज और है, यहां आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। हाँ, यहां देखना है आपको कि इसके अलावा भी, साइनोवियल कैप्सूल के अलावा भी कुछ कुछ जगहें होती हैं जहां खाली पड़ी रहती है। ठीक है, उसके अंदर भी तरल पदार्थ भरा रहता है। तरल पदार्थ जो होता है वो भी साइनोवियल फ्लूइड ही होता है। बट ये खाली, छोटी छोटी खाली जगह जो खाली पड़ी हुई है खाली, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुरसा। और इसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन आ गया, दर्द, जलन, सूजन, लालपन आ गई, तो इसको बोलेंगे बुर्साइटिस हो गया। काफी इंजरी मैंने ही बता दी। ठीक है, उसके बाद इंजरीज को अच्छे से देखने के लिए एक बार किताब के पन्नों को पलट पलट के देख लीजिए आप। ठीक है, अब इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब हमने 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन हमारा क्या था? स्ट्रेस फ्रैक्चर। भाई स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब किसी हड्डी पे बार बार जोर पड़ रहा हो। ठीक है, बार बार उस अंग का प्रयोग किया जा रहा हो, बार बार अंग प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर यूज इंजरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ओवर यूज। उसको हम बोलते हैं ओवर यूज। अब ये देखेंगे, ये लिखा हुआ ओवर यूज, अत्यधिक उपयोग। किसी का अत्यधिक उपयोग हो रहा है तो क्या होता है? बाल आ जाता है, बाल, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। क्या लिखा हुआ? स्ट्रेस फ्रैक्चर में हड्डी में छोटी दरारें होती हैं, वे बार बार लगने वाले बल के कारण होती हैं, अक्सर अत्यधिक उपयोग के कारण, जैसे बार बार ऊपर नीचे कूदना या लंबी दूरी तक दौड़ना। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस अगर रोग हो रखा है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डी के अंदर पोर, छिद्र बनने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाती है हड्डी, तब भी यह स्थिति आएगी। ठीक है, और उसके बाद लिखा
निचले पैर और पैर के वजन वाले हड्डियों में तनाव फ्रैक्चर सबसे आम, देखो क्वेश्चन आता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर सबसे अधिक कहां होता है? पंजों में होता है। पंजों में भी कहां होता है? ये देखिए आप, ये यहां देखना है आपको, देखने की जरूरत है कि ये आपकी उंगलियों की हड्डी है ये, और ये हमारा क्या है? टखना है। इसके बीच में ये इंजरी होती है, यहां सबसे अधिक इंजरी होती है। ये कौन सी हड्डी होती है? मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम मेटाटार्सल। ठीक है, ये वाली जो भाग है इसको क्या बोलते हैं हम? टार्सल। और ये उंगलियों की हड्डियों को क्या बोलते हैं हम? फैलेंजेस। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक कहां होता है ये स्ट्रेस फ्रैक्चर? मेटाटार्सल बोन में होता है। ये दिखा रहे हैं, मेटाटार्सल बोन सबसे अधिक होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक थे वो जूते पहने हुए, एक 2-2 महीने तक जूते पहने हुए रह गए थे। तो ओवर यूज इंजरी होने के कारण क्या होगा? उनके मेटाटार्सल के अंदर क्या आ गई? हेयर लाइन फ्रैक्चर, बाल आ गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। उसको नाम क्या दिया उन्होंने? उसको नाम दिया मार्च फ्रैक्चर। उसको नाम दिया क्या चीज? मार्च फ्रैक्चर नाम दिया गया था उसको, मार्च फ्रैक्चर। ठीक है, और देखा निचले पैर और पैर के वजन को उठाने वाले हड्डियों में सबसे अधिक तनाव फ्रैक्चर होता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहां होता है? हड्डियों में होता है। ऑप्शन दे रखा था, अभी देखेंगे आप, ये आप फोटो खींच सकते हैं इसकी हम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है, अगली स्लाइड पे देखते हैं हम कंकशन। कंकशन का मतलब मस्तिष्काघात। भाई जोर से फुटबॉल सिर में लगी तो सिर भन्नाने लग जाता है। क्रिकेट की गेंद, हेलमेट पहना तब भी बहुत तेज से हेलमेट पे लगी, सिर भन्नाने लग गया। वो हो सकता है 5 मिनट के लिए भन्ना रखा हो, 1 मिनट के लिए भन्ना रखा, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं। उसको कंकशन कहते हैं। कंकशन को पढ़ने की जरूरत है। यहां देखेंगे आप, कंकशन एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट है जो आपके मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करती है। प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं, ये स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होते हैं, बस आपको कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें सिरदर्द और एकाग्रता, स्मृति, संतुलन और समन्वय की समस्या शामिल हो जाती है। कभी कभी भूलने भी लगता है आदमी। मस्तिष्काघात आमतौर पर सिर पर चोट लगने के कारण होता है। सिर और ऊपरी शरीर को जोर से हिलाने से भी चोट लग सकती है। ऊपरी शरीर मतलब गर्दन में खूब खूब कर दिया आपने। यहां आप देख सकते हैं, इसको 3 प्रकार से बांट दिया। भाई आगे की तरफ, आगे वाले भाग को आप देखेंगे, आप यहां पर, यहां आपको देखने की जरूरत है कि ये इन्होंने क्या किया कि ये वाले भाग को ले लिया। उसके बाद ये देखिए, ये ले रखा है, ये पीछे की तरफ से लग गया चोट। देखो आप इसको, ये लग रहा है यहां पर, देखेंगे आप, इसको कहते हैं कंकशन। कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के अंदर कंकशन। यहां समझ में आया आपको कंकशन क्या होता है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट देखना है आपको। नेक्स्ट अगला जो हमने इंजरी दी है, बर्नर या स्टिंगर। बर्नर या स्टिंगर बोलते हैं। बर्नर का मतलब क्या? गरम, बर्न कर देना। स्टिंगर मतलब डंक मारना। ठीक है, तो क्या होता है कि ये आपका जो हाथ वाला भाग है, नीचे का हाथ, ये हाथ एकदम नीचे की तरफ खिंच जाए, नीचे खिंच जाए, तो ये देखेंगे आप कि यहां की ये जो तंत्रिकाएं हैं ये क्या होती हैं? ये अफेक्टेड हो जाती हैं, तंत्रिका अफेक्टेड हो जाती है। लिखा हुआ है स्टिंगर बर्नर नर्व इंजरी है। क्या होती है? तंत्रिका की चोट है। क्या लिखा हुआ है? इट अकर्स फ्रॉम ए डायरेक्ट ब्लो कॉजिंग डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर। शोल्डर का डिप्रेशन, ऊपर को उठने का हम क्या बोलते हैं? हम देखा होगा एलिवेशन। ये नीचे डिप्रेशन होने पे ये चोट लगेगी। ठीक है, ऑफ द शोल्डर एंड द नेक इज फोर्स इनटू लेटरल फ्लेक्शन। और नेक जो है यूं आ जाए, एकदम यूं ऐसे करके आ जाए, नेक का फ्लेक्शन हो जाए। नेक का क्या बोला है? लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन, साइड में फ्लेक्शन हो जाए, तो नेक बैंड टुवर्ड द अपोजिट साइड। ये यूं हो रहा है, ये हाथ नीचे खिंच गया है, तो यहां पर ये इंजरी होती है। स्ट्रिंगर या इसको बर्नर बोलते हैं। स्ट्रिंगर का मतलब डंक मारना, बर्नर का मतलब गर्म हो जाना, तो वो इंजरी होती है। देखो, बर्नर स्ट्रिंगर ऐसी चोट है जिसमें किसी प्रभाव के बाद गर्दन और कंधे की नसें खिंच जाती हैं या दब जाती हैं, एक साथ दब जाती हैं। यह चोट संपर्क के टकराव वाले खेलों में आम है। आप देखेंगे कि इन चोटों का नाम चुभने या जलन वाले दर्द के कारण बर्नर और स्ट्रिंगर रखा गया है। जो कंधे से हाथ तक फैलता है, बर्नर या स्ट्रिंगर चोट में बांह के नीचे बिजली के जैसे झटके महसूस होते हैं।
बर्नर का चिकित्सीय नाम, ये नाम जरूर नोट करना, बर्नर का जो चिकित्सीय नाम है वो क्या है? ब्रैकियल एलेक्सिस इंजरी। ब्रैकियल, ये हम यहां पर क्या बोलते हैं, कौन सी मसल होती है? ब्रैकियल। ब्रैकियल, तो यह क्या बोला है कि ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी बोलते हैं, इसको नोट कर लेना। ब्रैकियल प्लेक्सिस इंजरी भी बोला जाता है बर्नर और स्टिंगर को। फुटबॉल में सबसे अधिक लगती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आता मोच, स्प्रेन, लिगामेंट की चोट जो मैंने बताई थी। ये देखेंगे आप, क्या क्लियर कट बता रखा है यहां पर। ये देखिए, ये टूट गए लिगामेंट। ये कैसे खिलाड़ी गिर रहा है, ये देखिए, ये गिरा, ये इसके पैर, ये मुड़ गया, ये देखिए। ठीक है, तो क्या आता है? स्नायुबंध, लिगामेंट में खिंचाव या इसका टूटना। रेजदार उतर के कठोर बैंड जो आपके जोड़ों में दो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं। मोच का सबसे आम स्थान आपके टखने में, एंकल में होता है। प्रारंभिक उपचार में आराम, बर्फ, स्पिंडल और ऊंचाई शामिल होती है। बता राइस, यहां पर क्या यूज किया इन्होंने? राइस को इस्तेमाल किया जाता है जब भी मोच होगा आपका। रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। क्लियर हो गया? सब पता है, नॉर्मल चीजें हैं आपकी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं दिख रहा हूं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह बोले सर आप फिट दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये क्लियर हुआ आपका। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके अंदर आंसर क्या हुआ? स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डी की चोट होती है, बिल्कुल। कंकशन मस्तिष्क की चोट है, ब्रेन इंजरी है। स्ट्रिंगर तंत्रिका की चोट है। स्प्रेन लिगामेंट की चोट है। यहां पर आंसर क्या दिया? बी। 5 क्वेश्चन हुए अभी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्योंकि कई लड़के बोलते हैं सर मैराथन क्लास लीजिए, ये बहुत काम की क्लासेस होंगी अब जो चल रही हैं, इसको देखिए आप। एक बार देखेंगे कम से कम 300 क्वेश्चन का काम खत्म हो जाएगा एक क्लास के अंदर, 300 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है? बास्केटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉलर, बैडमिंटन खिलाड़ी, शटलर, बॉक्सिंग प्लेयर, पुगलिस्ट, जूडो का खिलाड़ी, जूडोकास। इसमें गलत क्या है आपको देखना है। हर खिलाड़ियों के क्या है? टेक्निकल नेम है। हर खिलाड़ियों के टेक्निकल नेम है। तो आप देखेंगे ये आपको बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉलर नहीं बोला जाता है, इसका टेक्निकल नेम जो है वो क्या है आप देखेंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं केजर्स। क्या बोलते हैं? केजर्स। केजर्स बोला जाता है, CAZERS, केजर। केज से बना है, केज मतलब जाल, केजर्स। ठीक है, बाकी 3 बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए आंसर, इसका ए आंसर। और बाकी गेमों के ये तो बाकी 3 सही लिखे हुए हैं। चौथा केजर्स पता पड़ गया आपको। और क्या होता है यहां लिखने की जरूरत है। अब अगर हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग के खिलाड़ी को क्या बोलेंगे? पोनी बोला जाएगा। नोट कर लेना, पोनी। ठीक है। उसके बाद टेबल टेनिस के प्लेयर को पैडलर्स। पैडलर्स, देखिए जो वेरी इंपोर्टेंट क्लासेस वाला फोल्डर 5th नंबर का फोल्डर है उसमें सब यही चीजें ही दे रखी हैं हमने। वेरी इंपोर्टेंट फोल्डर्स को पक्का कर लीजिए आप, उसको मत छोड़िए आप। ठीक है, उसको 100% आप कर लीजिए। तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा बैडमिंटन प्लेयर को शटलर, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, घुड़सवार को पोनी। ठीक है, अगर मैं बात करूं खो खो में, तो खो खो में क्या क्या बोलते हैं? खो खो के अंदर क्या बोला जाता है? एक बोलते हैं जो नीचे बैठे होते हैं क्या बोलते हैं? चेजर। चेजर, चेजर बोलते हैं। और जो रनिंग कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिफेंडर। ठीक है, इस तरीके से हमने, और उसके बाद आप देखेंगे जो तीरंदाज होते हैं, है ना, आर्चरी के खिलाड़ी, उनको क्या बोलते हैं? तो आर्चरी का खिलाड़ी क्या होता है? टॉक्सोफिलेट।
टॉक्सोफिलेट कहा जाता है इसको। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने जैसा बताया कि कौन से खेल के खिलाड़ी को क्या टेक्निकल नेम दिया जाता है, वो आपको 5th नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं उसके फोल्डर है उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और कबड्डी के अंदर देखेंगे, कबड्डी में क्या बोलते हैं, कबड्डी के अंदर देखेंगे आप, जो मुझे कबड्डी को बोलते हैं हम एंटी, जो कबड्डी 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 कह के आता है उसको एंटी बोलते हैं, और जो उनको पकड़ने वाले होते हैं उनको होता है रेडर। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। वॉलीबॉल के खिलाड़ी को जुपिस्टर, वॉलीबॉल के खिलाड़ी को क्या बोलते हैं, अब देखेंगे जुपिस्टर। कुश्ती के खिलाड़ी को, रेसलिंग प्लेयर को, यहां देखिए रेसलिंग, रेसलिंग, रेसलिंग के प्लेयर को बोला जाएगा क्या, गैपलर्स या पेल। एक ये ठीक है, तो ये देखना है आपको, मिलेगा आपको। ठीक है, उस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फोल्डर के अंदर 5वें नंबर फोल्डर मिलेगा ऐप के अंदर। आगे चलते हैं हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत ही काम का स्क्रीनशॉट है, बीपीएससी वालों के लिए बहुत ही काम का चीज है, बता दे रहा हूं मैं। तो आपने देखा ये। नेक्स्ट, तो अगला इसका आंसर देखेंगे, बास्केटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉलर, ये गलत लिखा हुआ है, या केजर्स लिखा होना चाहिए था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मिलान सही नहीं है, अपर कट बॉक्सिंग, रैपीचेज कुश्ती, बैक अटैक शतरंज, और इनडायरेक्ट किक फुटबॉल। इनमें से एक गलत है। आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अपर कट, बॉक्सिंग के अंदर अपर कट, अंडर कट यूं करके मुक्का मारना है ना, पंच यूं नीचे से मारना, अंडर कट ऊपर से मारना, अपर कट। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर गलत क्या है, रैपीचेज कुश्ती में होता है, रैपीचेज कुश्ती के अंदर होता है, रैपीचेज। रैपीचेज का मतलब अगर खिलाड़ी जो हार गए हैं उनको दोबारा खेलने को मिलता है। ठीक है, उनको दोबारा खेलने को मिलता। पहला, सपोज जो खिलाड़ी, यहां ध्यान देना है, यहां पर समझने की जरूरत है, मैं रेसलिंग की बात कर रहा हूं, कुश्ती की, रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर क्या होता है, जो फाइनल खेल रहे हैं, है ना, फाइनल, पता पड़ा कि फाइनल कौन कौन खेल रहे हैं, फाइनल एक ए है और बी फाइनल खेल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ए से हारे हुए खिलाड़ी और बी से हारे हुए खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई जाती है। ए से जितने भी हारे खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट बनेगी, यहां पर 1 2 3 4 जो भी होंगे, यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये लिखा है। साक्षी मलिक इसी का एक उदाहरण है, रैपीचेज के माध्यम से आई, वो जो फाइनल में विजेता थी उससे हारी थी, तो उससे जितने भी हारे हुए खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में फिर कुश्ती होती है, उनको क्या मिलते हैं, 3rd पोजीशन। ये इनको अभी 3rd पोजीशन, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो जितने भी कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्बैट का होता है द्वंद्वात्मक खेल जिसके अंदर होते हैं, कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, इसके अंदर क्या होता है, 4 मेडल मिलते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिलते हैं। ठीक है, तो रैपीचेज जो होता है हम किसमें, कुश्ती में यूज करते हैं। बैक अटैक किसमें होता है, बैक अटैक खो खो में होता है। किसमें होता है बैक अटैक, खो खो के अंदर होता है, खो खो के अंदर होता है बैक अटैक। भाई खो खो में क्या होता है, आप ध्यान देना, जब जो चेजर उठता है आउट करने के लिए, अगर फाउल की विसिल बजने लगी तो चेजर को क्या होता है, बैक खो देना होता है, बैक खो, जिस तरफ से मूवमेंट आ रहा होता है वापस घूमकर पलट के खो देना होता है उसको। जब वो खो देने के लिए उस साइड जा रहा होता है, अगर उसके सामने कोई दूसरा खिलाड़ी खड़ा है, उसके अतिरिक्त जिसको पकड़ने जा रहा था उसको आपको फाउल मिला, उसको छोड़ के उसके बैक आपको आना है, बैक खो देने की बजाय अगर उसको खिलाड़ी को आउट कर देते तो बैक अटैक माना जाता है। तो ये खो खो से संबंधित हो गया बैक अटैक। इनडायरेक्ट किक फुटबॉल के अंदर होती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा, यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही, कई लोगों ने आंसर सी दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, इसका आप सेव करते हैं हम। हाँ
क्वेश्चन नंबर यह देखेंगे, बैक अटैक शतरंज, आंसर आ गया सी। 8वां क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक बोलते हैं, है ना, प्रयास या त्रुटि का। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया। मैथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, जिनका संबंध इनके पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी से भी है, जॉन बी वाटसन ने दिया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है नीचे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वर्दीमियर ने दिया। हाँ, इनसाइड थ्योरी वर्दीमियर ने दिया। इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। अब देखेंगे ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि चारों ऑप्शन सही हैं इसके, इसमें आंसर चारों सही हैं। इनसाइट, हाँ मैं देख रहा हूं कई लोग कोहलर दे रहे हैं इनसाइट का। याद रखना जो गेस्टाल्ट, अब यहां समझना है, ठीक है, यहां पर आपको देखना है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है, और कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव ने दिया। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, उसको देखने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। एक TTE, एक PC, एक IG, ये तीन चीज आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। TTE, T से थॉर्नडाइक और ट्रायल एंड एरर। PC से आप देखेंगे पावलोव कंडीशनिंग, IG से इनसाइट और गेस्टाल्ट। भाई TT देखो, ट्रेन में टिकट ट्रैवलर एग्जामिनर चलते हैं, TT उससे याद हो गया। PC पर्सनल कंप्यूटर याद हो गया। IG मतलब इंस्पेक्टर जनरल होता है, देखा होगा इंस्पेक्टर जनरल। तो उनसे ये तीन नाम तो हमें क्लियर हो गए। ये जो गेस्टाल्ट लिखा हुआ है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट वादियों का, मनोवैज्ञानिकों का समूह है। गेस्टाल्ट वादी कहां के हैं? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। गेस्टाल्ट वादियों के अंदर नाम जो आता है वो आपको देखना है कि गेस्टाल्ट वादी में जो नाम आते हैं वो है नंबर 1 वर्दीमियर, और गेस्टाल्ट वाद का शुरुआत ही वर्दीमियर ने किया। फिर नंबर 2 कोहलर, नंबर 3 कॉफका, नंबर 4 कर्ट लेविन। ये है। तो अब ये जो क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सभी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। ये बिहेवियरिज्म, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, इन्होंने क्या किया था, विलियम वाटसन ने अपने बेटे, एल्बर्ट नाम था बेटे का, उन्होंने क्या किया, इस पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी इसका उपयोग करके अपने बच्चे के बिहेवियर में देखा, बिहेवियर के अंदर चेंज देखा। आगे की स्लाइड में आपको समझ में आएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर क्या, ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं, ठीक है। मैं गलत नहीं बना पाया, इसमें से एक ऑप्शन गलत करना चाहिए था, बट आपको जो PDF मिलेगी उसके अंदर एक गलत करके मिलेगा, ठीक है। PDF तो पता है आपको कि आप ऐप के अंदर जाएंगे, जहां वीडियो का फोल्डर वो आता है पोर्शन, वीडियोस के बगल में लाइव क्लासेस के बगल में स्टडी मटेरियल के अंदर वो PDF के फोल्डर मिलते जाते हैं, आपको देखते जाएंगे वहां पर। तो आपने देखा, तो यहां पर ऑल आर करेक्ट, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये पढ़ लेंगे आप, ये मेन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। स्किनर के मुख्य रूप से रेडिकल बिहेवियरिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग के अपने सिद्धांत पर काम किया और विकसित किया। स्किनर का नाम याद रखना, स्किनर का नाम रेडिकल बिहेवियरिज्म, यहां देखना है आपको, रेडिकल बिहेवियरिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये लिखा हुआ है यहां पर भी आप, कि डेवलप थ्योरी ऑफ रेडिकल बिहेवियरिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के अपने सिद्धांत का उपयोग करके व्यवहार को गहराई से जाना। पावलोव डिसाइडेड री इन्फोर्समेंट बिहेवियर और क्लासिकल कंडीशनिंग है इसका,
ठीक है। उसके बाद जॉन बी वाटसन डेवलप द थ्योरी ऑफ मैथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म विच लेड टू द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट किया लिटिल एल्बर्ट पे। एल्बर्ट को क्या किया उसने एक खरगोश दिया। खरगोश सफेद रंग का खरगोश था, उसके फर बड़े अच्छे बाल थे। वो खरगोश के संग खेलने लग गया। फिर उसने क्या किया विलियम वाटसन ने कि दूसरी बार जब खरगोश दिया ना, तो जब उसका हाथ फेरा था, डरावनी सी आवाज निकाली, तो बच्चे को लगा यार खरगोश से निकली, छोड़ दिया उसने। तीसरी बार क्या किया, बच्चा जब खरगोश दिया तो बच्चा थोड़ा डरा, मगर उसने खरगोश को फिर से उठा लिया, फेरने लग गया, फिर आवाज निकाली। उसके बाद तो उस बच्चे को उस खरगोश से ही डर लगने लग गया। ये है मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म जिसने वाटसन ने किया। बट इस वाटसन ने किसके, आप देखेंगे जो पेवलोव थे उसी की क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर ही इसने क्या किया, प्रयोग किया यहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसका आंसर अंतर्दृष्टि सिद्धांत हमने विलियम जेम्स, मैंने यहां पर चेंज कर दिया है, इसको चेंज कर लेना। विलियम जेम्स हमने जो आंसर वाली उसमें थे उसमें चेंज कर दिया गया है, यहाँ विलियम जेम्स डाल दिया इनसाइड थ्योरी हमने, वहां भी विलियम जेम्स कर देना। पीछे वाला आप देखेंगे इसको हमने क्या किया, इसको विलियम जेम्स कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको, विलियम जेम्स। ठीक है, इसको हमने कर दिया विलियम जेम्स। यहां पर कन्वर्ट नहीं कर पाया था मैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मिलान सही है? LNIP ग्वालियर 1958, YMCA मत। देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देना है। कौन सा मिलान सही है, यहां पर एक ही आंसर आएगा सही कौन सा है। दूसरा है YMCA मद्रास 1914, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज 1932, HBPM अमरावती 1920। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको आपने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे पोस्ट और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि सही क्या है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज। यहां पर ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमने यहां पर दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी से हमने दे रखा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी हुआ। आप यहां पर देखेंगे सी आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एनाटॉमिकल आयु हड्डियों का औसीकरण। भाई ये एजेस है डिफरेंट, एनाटॉमिकल एज, साइकोलॉजिकल एज, मेंटल एज, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज। कैसे पता लगाया जाता है? एनाटॉमिकल आयु हड्डियों का औसीकरण करके, फिजियोलॉजिकल आयु शरीर के आंतरिक भाग पर बाल देखकर, जो प्यूबिक हेयर जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद कालक्रमिक आयु स्कैपुला हड्डी को देखकर, मानसिक आयु बुद्धि परीक्षण के आधार पर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने देखा तुरंत आंसर आने लग गए सबके। ये टीना पांडे ने 10th का बी दिया, ये थोड़ा सोच के। फिजियोलॉजिकल शरीर के हमारे बदलाव को देख के। फिजियोलॉजिकल क्या होता है, शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे शरीर के अंदर क्या चेंज आ रहा है बॉडी के अंदर, तो वो तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ प्यूबिक हेयर लिखता तो परफेक्ट समझ में आया था, इसलिए थोड़ा चेंज करके मैंने लिखा जिससे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर गलत क्या है, यहाँ पर पूछा कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कौन सा मिलान आप देखेंगे यहाँ पर सही नहीं है, वो है कालक्रमिक आयु स्कैपुला हड्डी। भाई कालक्रमिक आयु तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाली जाती है, जन्म तिथि से निकाली जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा इसका आंसर, यहां देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर सी। ठीक है, पूरे 1.5 घंटे का सेशन, ऐसी 1.5 घंटे का सेशन हमारे चलेंगे डेली, जितने BPSC वाले जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम अपने बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलना चाहते, बट और क्वालिटी ओरिएंटेड आपकी क्लास रहेंगी। हम ज़्यादा ऐड नहीं करते हम, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना चाहिए। मेरे से पढ़ के कितने लोग कामयाब हो गए हैं, वो तो खुद आप जब लोगों से मिलते होंगे तो खुद बोलते होंगे आपसे। ठीक है ना, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए। ठीक है, बट आज की तारीख में यूट्यूब के ऊपर बड़ा मिथ्या फैला दिया गया है, बहुत देख रहा हूँ मैं। हर कोई पढ़ाने आ गया है, जिसने एग्जाम पास नहीं किया, जिसने TGT एग्जाम पास नहीं किया, वो भी पढ़ा रहा है। और बेचारा जो नया बच्चा आके जुड़ता है यूट्यूब पे देखता है, तो उसको क्या पता पड़ता है
किस बंदे ने जो पढ़ा रहा है वो टीजीटी पास भी किया नहीं किया है। कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एग्जाम देने में आपको मिलेंगे, एग्जामिनेशन के सेंटर पे मिलेंगे, आपको पता पड़ा उसका भी नहीं हुआ और उसी से आप पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सोच समझ के, और मैं तो चाहूँगा कि भाई जो बाकी बेचारे बच्चे नहीं पता पड़ा, जिनको गलत जगह जुड़ना चाह रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। सही से पढ़े, अपना पढ़ाई अच्छा करें। ऑल द बेस्ट सबको, बहुत अच्छी तरीके से माँ सरस्वती आपका साथ दे। और आप देखेंगे लास्ट, थैंक यू आपको, जय हिंद सभी को, ठीक है। इसी तरीके से आप जुड़े रहें। और मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, कि 7983637880। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आप मिलेंगे। और फिर बोलना चाहूँगा, थोड़ा खेद भी है कि हम अभी यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेंगे, हम अपने ऐप के ऊपर लाइव आएंगे आप, ठीक है। ऑल दी बेस्ट सभी को, थैंक यू। फिर से बोल रहा हूँ, जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, मोस्ट वेलकम। और क्लासेज अब जो लाइव रहेंगी हमारे ऐप के ऊपर, जो हमारे ऐप से जुड़े हैं उनके लिए रहेगी। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।